Hello everyone. Let me ask you a question. Are ionic compounds are 100% ionic? The answer is no. So today our topic will be Fazan's rules, which is very important for JEE and NEET exam. तो बच्चों देखो होता क्या है. Here it is cation, here it is anion. So the electrons in the outermost shell of the anion is getting attracted by the nucleus of this cation. ये अट्रैक्ट होते हैं. क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, हमें पता है. तो ये न्यूक्लियस ये चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींचूं, और ये इलेक्ट्रॉन भी चाहेगा कि मैं उस न्यूक्लियस की तरफ जाऊं. तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो इसका स्फेरिकल शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है. कैसे हो जाता है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ. तो ये जो स्फेरिकल था ये थोड़ा सा क्या हो गया? डिस्टॉर्ट हो गया. तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज ने, इस वाले न्यूक्लियस ने इसको पोलराइज कर दिया, राइट. और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन. ये पहले 100% आयोनिक था, है ना. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ था, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, राइट. तो पहले जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका था, अब ये सिर्फ इसका ना हो करके इसका भी हो चुका है थोड़ा सा, राइट. और हमने डेफिनेशन पढ़ा है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया. और इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग आती है तो हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर यहाँ पे आ जाता है. तो इसलिए जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो 100% ना हो करके उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी थोड़ा सा आ जाता है. तो बच्चों फजान्स रूल हमें क्या हेल्प करता है? आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको कंपेयर करने में हम फजान्स रूल का हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चों हमें ये पता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं. उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है. उनको तोड़ने के लिए बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा हीट, बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है, राइट. लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कम स्ट्रांग होता है. मतलब वो आसानी से टूट सकता है एज कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड. तो अगर किसी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर आ गया तो इससे बच्चे होगा क्या? कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से टूट जाएगा, राइट. अगला है बच्चों सॉल्युबिलिटी. आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं, राइट. लेकिन जो कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड होते हैं वो उतने सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट, एज कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड. तो जब किसी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर आता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट. अगला है कलर इम्पार्टिंग नेचर. बच्चों हमें ये पता है कि जैसे जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर बढ़ता है तो जो एटम का जो किसी वेवलेंथ को, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को अब्जॉर्ब या फिर एमिट करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है. इसका मतलब अगर कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो उसका जो कलर इम्पार्टिंग नेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इनसे राइट क्या कर दिया मैंने? कोवेलेंट नेचर अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ये हमारा कम हो जाएगा बच्चों, है ना. सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और जो कलर इम्पार्टिंग नेचर था वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, राइट. तो अब हम देखेंगे पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, कि कौन सा केटायन कितने अच्छे से किसी एनायन को पोलराइज कर सकता है, राइट. यहाँ पर एग्जांपल लेंगे NaCl का और KCl का. अब यहाँ पे जो एनायन वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है Cl, लेकिन जो केटायन है वो डिफरेंट है. तो Na और K हमें पता है कि ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और हमें ये पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है. इसका मतलब Na का साइज कम होगा और K का साइज ज़्यादा होगा, राइट. अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इसका साइज कम है, राइट. इसका मतलब इसका जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा है. ये काफ़ी अच्छे से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट.
तो इसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वाले में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा NaCl में एज कम्पेयर टू KCl। तो NaCl का कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब NaCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब हम कंपेयर करेंगे दो कैटायन को जिनका साइज तो लगभग सेम होता है लेकिन इनके चार्ज में डिफरेंस होता है, जैसे कि NaCl और MgCl2। देखो Na के ऊपर है प्लस चार्ज और Mg के ऊपर है +2 चार्ज। आप खुद सोचो, एक न्यूक्लियस जो है वो एक मैग्नेट की तरह है, पर जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, उसका जो अट्रैक्शन करने का जो पावर है वो ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब MgCl2 का जो पोलराइजेशन पावर होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो इस वाले में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा कम। तो हमने डिस्कस कर लिया कैटायन का पोलराइजिंग पावर, राइट, कि वो कितने अच्छे से पोलराइज कर सकता है। अब हम देखेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, कि कौन सा एनायन कितने अच्छे से पोलराइज हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज के हिसाब से, राइट। फॉर एग्जांपल NaCl और NaBr। भाई मुझे एक बात बताओ, दोनों में Na तो सेम है, इसमें है Cl और इसमें है Br, राइट। तो Br का जो एटॉमिक साइज होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हमको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है। तो Br का साइज होगा ज़्यादा, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Br। तो Br का साइज हो गया ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के जितने पास है उसको अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, उसको शिफ्ट करना किसी और एटम की तरफ वो मुश्किल काम है, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है Cl का वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास है क्योंकि Cl का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन Br का साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हुआ मतलब उसका जो कंट्रोल है न्यूक्लियस से वो थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको अट्रैक्ट करना बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन कैटायन इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे जो NaBr होगा इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, इस वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो हमने देख लिया एनायन का पोलराइजेबिलिटी साइज के हिसाब से। अब हम देखेंगे जब दो एनायन जिनका साइज लगभग सेम होता है लेकिन जिनके चार्ज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, जैसे कि AgF और Ag2O। अब यहाँ पे जो कैटायन है वो तो सेम है लेकिन इस वाले में F है, इस वाले में ऑक्सीजन है। फ्लोरीन के ऊपर है -1 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है -2 चार्ज। आप खुद सोचो, जिसके आउटर शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस को उसको अट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी होगा ना, राइट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है साइज तो लगभग सेम है लेकिन ऑक्सीजन के पास ज़्यादा माइनस चार्ज है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस वजह से जो इसका पोलराइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा और इसका सॉल्युबिलिटी भी कम आएगा। तो यहाँ पे हमने कलर इम्पार्टिंग नेचर के ऊपर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, AgF, AgCl, AgBr और AgI। यहाँ पे जो कैटायन वाला पार्ट है वो सबका सेम है Ag, लेकिन जो एनायन है वो सबका डिफरेंट है। अब मुझे बताओ F, Cl, Br और I, इन सब में सबका जो साइज होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, AgI का, राइट, क्योंकि ये सबसे नीचे आता है, राइट। और ये सबसे अगर नीचे आता है, इसका साइज अगर ज़्यादा हुआ तो इसको पोलराइज करना बहुत ही इजी होगा। तो इसमें जो है कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा इन चारों में, है ना। और हमने पढ़ा था कि कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है तो उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर भी सबसे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से इसका जो कलर आता है वो आता है डार्क येलो, ठीक है। AgBr का कलर आता है येलो, AgCl का कलर आता है वाइट, और जो हमारा AgF होता है वो होता है कलरलेस, राइट। तो इसको भी हम फजान्स रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों फजान्स रूल्स का एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।